हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आप सभी जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि भारी मात्रा में बल्क ऑफ कैश अगर कोई रखता है अपने पास तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या आपको पता है कि इससे संबंधित अधिनियम पारित हो चुके हैं और 1970 के दौर में कांग्रेस सरकार थी, तब जो है कि फॉरेन एक्सचेंज वाला एक एक्ट पारित हुआ था जिसे कि हम BMA के नाम से जानते हैं और जिसमें कांग्रेस ने मुद्रा व विदेशी लेन देन से संबंधित ये अधिनियम पारित किया था। आगे चल के 2002 में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पारित हुआ था जिसको कि हम PMLA के नाम से जानते हैं, या कहें तो धन शोधन निवारण अधिनियम। तो इसका काम क्या था? इसका टारगेट ये था कि काले धन को सफ़ेद होने से रोकना। यहाँ पे काले धन शब्द का अर्थ होता है अवैध रूप से अर्जित धन, और सफ़ेद करने का मतलब, सफ़ेद से मतलब है वैध धन में परिवर्तित करना। जब कोई अवैध रूप से अर्जित धन को वैध धन के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं काले धन को सफ़ेद करना। इसी इलीगल काम को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पारित हुआ था और 2002 में पारित हुआ ये एक्ट 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, तो अवैध स्रोत से आय हासिल करने के अपराध से लड़ना ही इसका काम है। यह अवैध रूप से अर्जित धन को जब्त करने का अधिकार रखता है। सरकार या सार्वजनिक प्राधिकार जो भी है उसको ये अवैध रूप से अर्जित धन को जब्त करने का अधिकार देता है। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें इसको, तो अवैध स्रोतों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करना जो कि एक अवैध कार्य है, और लेकिन इसको ऐसा बनाना कि ये वैध हो। मतलब प्राप्त तो धन अवैध तरीके से किया गया है लेकिन उसको एक तरह से छिपाना, उसमें उसको ढक करके, उसमें पर्दा डाल करके उसको ऐसा शो करना कि वो किसी वैलिड वर्क से आया हुआ है, अर्जित किया गया है। क्योंकि जो बैंक होता है वो निगरानी रखता है सभी चीज़ों पे, तो इस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे कि ऐसा फील हो कि वो किसी सही काम से कमाया गया है। आपको एक और चीज़ बता दें कि जो हेरा फेरी करने वाला, ऐसा काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग लॉन्ड्रर कहते हैं। लॉन्ड्रर, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम जो करता है उसको मनी लॉन्ड्रर कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया जो होती है वो सामान्यतः अगर देखा जाए तो 3 चरण का वाला होता है। 3 फेज होते हैं उसमें कि कैसे करके उसको कन्वर्ट करते हैं वो लोग वैध के रूप में। तो तीनों हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपराध से संबंधित जो धन है उसे किसी औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लगाना। मतलब एक फॉर्मल जो पैसा कमाने का जरिया होता है उसमें उसको इन्वॉल्व करना। और दूसरा चरण होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसे डाले गए हैं उसको किसी अवैध, जो भी अवैध उद्गम से उसे प्राप्त किया गया है उस उद्गम को छिपाना, और कई लेन देन के प्रोसेस से क्या करना कि उसको शामिल ऐसे वैध चीज़ों में शामिल कर देना जिससे कि पता न चल पाए कि वो क्या है, अवैध रूप से प्राप्त किया गया है। मतलब उसके सोर्स को ही ढक देना, उसको छिपा देना। और इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। तीसरा और अंतिम प्रोसेस ये होता है, इसमें क्या होता है कि धन को किसी वित्तीय प्रणाली में इस तरीके से शामिल कर देना कि इसके अपराध के साथ जो मूल जुड़ाव है, इसका जो संबंध है उस आपराधिक कृत्य जिससे कि आप धन अर्जित किए हैं उससे उसका जुड़ाव खत्म हो जाए, इस तरह से उसको इन्वॉल्व कर देना। और अपराधी द्वारा जो है धन को वैध तरीके से उपयोग किया जा सके, इसलिए उसको एकदम उससे आपराधिक कृत्य से उसका जो जुड़ाव है उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये किसी भी इल्लिसिट एक्टिविटी मतलब अवैध कृत्य से उत्पन्न जो धन होता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट के माध्यम से
डिस्पोजल ऑफ बल्क कैश करते हैं, मतलब कि गंदे पैसे को वैध वित्तीय प्रणाली में इंजेक्ट कर किया जाता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग क्या करता है कि ट्रांसफर्स को मल्टीप्लाई करता है, मतलब धन के स्रोत को एक तरह से छिपा देता है। और तीसरा और अंतिम प्रोसेस ये होता है उसमें कि उसमें इंटीग्रेशन होता है, एकीकरण होता है एक तरह से। इसमें क्या करते हैं कि वैध खाते में क्या करते हैं, उस पैसे को वितरित कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं, जिससे कि उसके अवैध होने का प्रमाण न मिल पाए। मतलब परचेसिंग लेजिटिमेट, मतलब एक तरह से उसको खातों में बांट देना। अब इससे क्या होता है कि एक साइकिल बन जाता है। अब क्या है कि एक बार आदमी आपराधिक कृत्य से ऐसे करके लेयरिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के माध्यम से अपने पैसे को छिपा लेता है। दोबारा वो क्या करता है कि उसको और धन अर्जित करना होता है, तो फिर वो इलिसिट एक्टिविटी करता है और फिर प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के माध्यम से उसे छिपाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पे पहुंच जाता है। ये तो हो गई एक प्रोसेस, इसका साइकिल आपको समझ में आया होगा। और इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि सभी वित्तीय संस्थान जो भी हैं, जैसे बैंक हैं, आरबीआई भी इसमें शामिल होता है, और म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी व उनके वित्तीय मध्यस्थों सभी पर ये एक्शन ले सकती है। मतलब सभी लोगों पर यह नियम लागू होगा। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ठीक। और 2012 में क्या किया गया कि इसमें एक सुधार किया गया, अमेंडमेंट किया गया। क्या होता था कि 2012 से पहले अगर आपको ऐसी इलिसिट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो आपको 5 लाख की सीमा के अंदर आपके ऊपर फाइन लग सकता था। लेकिन 2012 में जो सुधार किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसके माध्यम से इस फाइन की सीमा को ख़त्म कर दिया गया। मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा, उससे भी ज़्यादा जुर्माना लग सकता है। साथ में आप 3 साल से लेकर 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है, ठीक है। तो 2012 में चेंजिंग हुई कि 5 लाख की सीमा हटा दी गई फाइन की। और 2012 के पहले भी 2005 में, 2009 में भी इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। और अगर हम यहाँ तक समझ लिए पूरी बात, तो हमें इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था, और एक्ट कब का है, 2002 का। और इसमें जो प्रोसेसेस के नाम हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। और इसका सीक्वेंस भी कभी भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको याद रखिए। और वीडियो को एक बार वापस से आप देख कर के चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि धन शोधन निवारण अधिनियम किस लिए पारित किया गया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।